एक्यूट डायरियल डिजीजेस। ये लेक्चर हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में हम कंट्रोल ऑफ एक्यूट डायरियल डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी डायरिया की। डायरिया, दस्त अभी भी 5 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है, जबकि पिछले कई सालों में ये मृत्यु दर दस्त की वजह से काफ़ी कम हो चुकी है। तब भी अभी भी 10% जो 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु होती है उसमें से 10% दस्त की वजह से होती हैं। पहले इससे भी कहीं ज़्यादा होती थी, और ये जो कम होकर 10% हुई है इसमें बहुत बड़ा हाथ ओरल डिहाइड्रेशन, मतलब मुंह से पी के जो खोया हुआ पानी होता है दस्त में, ORS का घोल पीने से, उसके वजह से हुई हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आमतौर पे एक बच्चे को साल में 3 बार दस्त लगेंगे, और ये इंसिडेंस तो चेंज नहीं हुआ है। हालांकि मृत्यु दर इसकी वजह से बहुत कम हो गई है, लेकिन इंसिडेंस 3 दस्त के एपिसोड्स एक साल में कई सालों से यही चली आ रही है। दस्त की वजह से डालीज, मतलब वो दिन जिसमें एक हेल्दी इंडिविजुअल काम करता है, उनका लॉस होता है। बेसिकली मृत्यु दर तो कम हो गई है, लेकिन काम वाले दिनों का लॉस होता है। नॉर्मल टाइम में तो ठीक है, लेकिन यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई युद्ध छिड़ जाए, तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन अपने घरों से निकलने को मजबूर हो जाती है, अस्थायी कैंपों में शिफ्ट हो जाती है, ऐसे समय में दस्त का इंसिडेंस बहुत बढ़ सकता है और उसकी वजह से मृत्यु दर भी बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि इस तरह के कैंपों में अमूमन पानी भी साफ़ नहीं होता है, सैनिटेशन की जगह नहीं होती है, खाना भी आपको कंटामिनेटेड मिलता है, साफ सफाई रखने की सुविधा नहीं होती है। तो इस स्थिति में दस्त की इंसिडेंस भी बहुत बढ़ सकता है, और ORS वगैरह भी नहीं होने से दस्त की वजह से मृत्यु दर भी काफ़ी हो सकती है। नॉर्मल टाइम्स में जो दस्त होते हैं उसकी वजह से देश पे जो अर्थव्यवस्था पे जो बोझ पड़ता है वो बढ़ता है, क्योंकि जो बीमार होते हैं उनको ट्रीटमेंट में जो पैसे लगते हैं, और जो उनके माँ बाप हैं जो बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए छुट्टी लेके बैठते हैं, या खुद बड़ों को दस्त हो तो वो छुट्टी लेके बैठते हैं, तो काम का नुकसान होता है। और डायरिया क्या होता है? यदि किसी का स्टूल, लैट्रिन जो है वो पहले से पतली हो जाए या ज़्यादा बार आने लगे, जो कंसिस्टेंसी चेंज होती है, मतलब कि अगर पतला आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ स्टूल से ज़्यादा। इसके 4 क्लिनिकल टाइप्स देखे गए हैं। पहला एक्यूट वाटरी डायरिया, इसमें पतला दस्त आता है 3 या ज़्यादा बार पूरे 24 घंटे में। इसमें खतरा है डिहाइड्रेशन का, मतलब शरीर से पानी की कमी हो जाने का। दूसरा क्लिनिकल टाइप है डिसेंट्री, इसमें पतला बहुत ज़्यादा नहीं होता स्टूल, लेकिन उसमें खून या आंव या दोनों आते हैं। इसमें मेन खतरा होता है कि ये जो आंव और खून आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो गट है उसको कुछ इंजरी हुई है, चोट लगी है, और इसमें ये भी डर है कि ये इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। तीसरा क्लिनिकल टाइप है परसिस्टेंट डायरिया, इसमें इसको तब कहा जाता है जब डायरिया 14 दिन से ज़्यादा लास्ट करे। इसमें मेन खतरा होता है कुपोषण का, क्योंकि खाना जो है वो जल्दी से निकल जाता है और अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये एक फीचर होता है, परसिस्टेंट डायरिया, 14 दिन से ज़्यादा डायरिया चला, जैसे कि एड्स। और चौथा तरह का डायरिया होता है जो कि कुपोषण के साथ होता है। आपने सुना होगा मैरास्मस। इस स्लाइड में डायरिया के 3 टाइप बताए गए हैं। वाटरी डायरिया का ज़्यादातर कारण रोटावायरस, इकोलाई बैक्टीरिया या कॉलरा, ये ज़्यादा सबसे कॉमन कारण है। डिसेंट्री जो पहले बताई गई थी, इसके कॉमन कारण है शिगेलोसिस और अमीबियासिस। और परसिस्टेंट डायरिया में आपको कई कॉज हो सकते हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन करके देखना पड़ेगा कि क्या कॉज है। तो जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं किसी डिजीज़ की, बीमारी की, तो हम डिस्कस करते हैं एजेंट, मतलब क्या जो उसे कॉज कर रहा है वो। होस्ट, किस इंसान में बीमारी कम या ज़्यादा होती है।
और एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। वायरल एजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है और दूसरे हो सकते हैं। वायरस में सबसे ज़्यादा कॉमन है रोटा वायरस। 5 साल से छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन डिहाइड्रेटिंग डायरिया अगर होता है, डायरिया की डिहाइड्रेट हो जाए, रोटा वायरस। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे हमारी, इसमें 3/4 बच्चों को पहले साल में ही एक बार रोटा वायरस का इन्फेक्शन तो हो जाता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें 2 से 5 साल के बीच में हो जाता है अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो। और बहुत ज़्यादा रोटा वायरस जिससे कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है, वो 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में होने का खतरा ज़्यादा होता है। रोटा वायरस अगर एक बार हो गया तो दोबारा भी हो सकता है, लेकिन जो पहला इन्फेक्शन होता है वो सबसे सिवियर होता है। ये बता दें आपको कि रोटा वायरस बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि बच्चों के स्टूल में जिसको भी होता है बहुत ज़्यादा शेड होता है, बहुत क्वांटिटी में शेड होता है और बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। इसलिए इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपकी इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन नहीं है तो इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और ये कैसे फैलता है? फीको ओरल रूट से फैलता है, हाथ मिलाने से या फोमाइट्स के थ्रू फैलता है। और दूसरे वायरसेस, अब बैक्टीरियल कॉजेस, सबसे कॉमन कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई, फिर आता है एंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्केरिया कोलाई जिसको कि हम ईटेक कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन कॉज है बच्चों में बड़ों दोनों में। ट्रैवलर्स डायरिया का ये सबसे कॉमन कॉज है। कोई बाहर से आता है हिंदुस्तान में तो उसको डायरिया हो जाता है। 2 तरह की विष या टॉक्सिन सिक्रेट करता है एटेक, हीट लेबाइल एलटी और हीट स्टेबल, जिनकी वजह से दस्त लगते हैं। फिर है शिगेला, इसमें ये ज़्यादा खतरनाक होता है, मरने की मृत्यु दर इसमें ज़्यादा होती है और छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है। फिर है सैल्मोनेला, कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई, ये सब आपने या तो पढ़े होंगे माइक्रोबायोलॉजी में या आप पढ़ेंगे। विब्रियो कॉलरी, हैजा वाला, ये भी आपकी आंतों को इन्वेड नहीं करता है बल्कि वही टॉक्सिन सिक्रेट करता है। और विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस, ये सारे बैक्टीरिया एंड्रोटॉक्सिन मतलब वो विष जो आपकी आंतों में से पानी खींच लेता है वो सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा दूसरे बैक्टीरियल कॉज हैं जो यहाँ लिस्ट किए गए हैं और ये ज़्यादा कॉमन कॉज है फूड पॉइजनिंग। तीसरी तरह के कॉजेटिव एजेंट हैं पैरासिटिक, जैसे एंटोमेबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैंबिया, ये आंतों में बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ट्राइक्यूरिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम की कोई स्पीशीज, ये ज़्यादातर बच्चों में या जिनमें रोग प्रतिशोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट्स, और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स में ये ज़्यादा कॉज करते हैं। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पीशीज से डायरिया होता है तो वो थोड़ा सा होता है, एक जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे कि एड्स, जिसमें कि रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, इसमें ये ज़्यादा लंबा डायरिया कर सकता है। इसीलिए एड्स में ये कॉमन कॉज है परसिस्टेंट डायरिया का, 14 दिन से ज़्यादा चलने वाले डायरिया का, और इससे व्यक्ति का वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा हैं पेट के कीड़े, इंटेस्टिनल वर्म्स, साइक्लोस्पोरा। पैरेंटल इन्फेक्शन भी एक कॉज हो सकता है दस्तों का। पैरेंटल इन्फेक्शन का मतलब शरीर में इन्फेक्शन जो कि आपके आंतों में नहीं है, पार एंट्रल, आंतों से दूर। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है ऐसा कि उनको कान, नाक, गले की इन्फेक्शन है तो भी साथ में डायरिया है, निमोनिया है तो साथ में डायरिया हो सकता है, बाकी यूरिनरी इन्फेक्शन, मलेरिया, मेनिंजाइटिस, इनमें साथ में डायरिया हो सकता है, जो कि आंतों के इन्फेक्शन की वजह से नहीं है पर है। इसके अलावा मीजल्स का जब किसी को हो जाता है खसरा, तो उसके दौरान या मीजल्स ठीक होने के बाद भी काफ़ी कॉमन है। और डायरिया के जो दूसरे कारण हैं वो नीचे लिस्ट किए हुए हैं। कुछ समय पहले तक खाली 1/4 डायरिया के दस्तों के केस में पता कर सकते थे कि ये कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस कारण की वजह से हुआ है। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ 75% केसेस में आपको पता लग सकता है कि डायरिया का
क्या कारण है, अगर आप पता लगाना चाहें। डेवलपिंग कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में अलग अलग कारण होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ ज़्यादा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कॉमन कारण है वो नीचे टेबल में दिए गए हैं। इसके अलावा रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कौन मेंटेन रखता है, ये कोई जो कारण है ये मर तो जाते नहीं है। तो विब्रियो कॉलरी, जियार्डिया लिम्बला और ई हिस्टोलिटिका में इंसान ही मेन रिजर्वायर होता है, जबकि कैम्पैलोबैक्टर जेजनाए, सैल्मोनेला और यर्सीनिया में जानवर और आदमी बराबर रिजर्वायर को मेंटेन करके रखते हैं। अब बात आती है होस्ट फैक्टर्स की। तो सबसे ज़्यादा जो दस्तों से प्रभावित होते हैं वो 6 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चे होते हैं। इनमें भी 6 महीने से 11, मतलब कि पहले साल का दूसरा हाफ, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ये सब सोचा जाता है शायद इसलिए क्योंकि बच्चों के खून में जो मैटरनल एंटीबॉडी है जिनके साथ वो पैदा होता है वो 6 महीने के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा 6 महीने से के बाद बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना शुरू किया जाता है, तो उसमें साथ इन्फेक्शन जा सकता है अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा गया तो। तीसरी चीज़, बच्चा इस टाइम पे क्रॉल करना शुरू करता है, 4 हाथ पैरों पे चलना शुरू करता है, तो गंदी चीज़ों के कांटेक्ट में आ सकता है, चीज़ें मुंह में डालता है। किस तरह के बच्चों में ज़्यादा है, जो जिनको बॉटल फीड मिलता है उनको ज़्यादा कॉमन, उनमें देखा गया है कि 10 ज़्यादा कॉमन है। और जो बच्चे कुपोषित है उनमें डायरिया ज़्यादा कॉमन है। बल्कि माइल न्यूट्रिशन या कुपोषण की वजह से डायरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं और डायरिया होने से कुपोषण होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये एक साइकिल बन जाती है जिसे तोड़ने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन लोगों में ज़्यादा होता है, पॉवर्टी, अनहाइजीनिक कंडीशन, प्री मैच्योर जो बच्चा पैदा हो गया उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, किसी भी बीमारी से पेट में अगर गैस्ट्रिक एसिड। अब बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, कुछ तो हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। मौसम की बात करें तो देखा है मौसम के साथ कौन सा दस्त ज़्यादा होंगे, ये देखा गया है। ट्रॉपिकल एरिया में रोटा वायरस पूरे साल होता है लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बैक्टीरियल डायरिया गर्मी के दिनों में और बारिशों के दिनों में ज़्यादा देखे गए हैं। टेम्परेट क्लाइमेट में बैक्टीरियल डायरिया तो होते हैं गर्मी और बारिश के टाइम पे, लेकिन जो वायरल डायरिया होता है वो विंटर्स में ही ज़्यादा देखा गया है। फैलता कैसे है डायरिया? ज़्यादातर जो एजेंट्स होते हैं वो फीको ओरल रूट से ही फैलते हैं, और फीको ओरल रूट गंदे पानी से हो सकता है या खाने से हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन भी, इंसान से दूसरे इंसान को आपने हाथ मिलाया या फोमाइट के थ्रू जा सकता है। कुछ वायरसेस जैसे रोटा वायरस ये हवा से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, तभी जैसे पहले कहा था कि रोटा वायरस को के स्प्रेड को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके अलावा नोसोकोमियल, मतलब अस्पताल में एडमिट होने से, क्रॉस इन्फेक्शन लगने से भी ट्रांसमिशन। कॉलरा यानी कि हैजा ज़्यादातर 2 साल से ऊपर की उम्र में देखा जाता है, 2 साल से छोटे बच्चों में कम देखा जाता है। शिगेलोसिस 5 साल से छोटे बच्चों में ज़्यादा है। रोटा वायरस और भी छोटे बच्चों में 1 से 2 साल के बीच में ज़्यादा देखा गया है। ई कोलाई डायरिया किसी भी उम्र पे हो सकता है, और अमीबियासिस ज़्यादातर बड़े लोगों में देखा गया है, छोटे बच्चों में अमीबियासिस नहीं देखा गया है, कम देखा। कॉलरा के कैरेक्टरिस्टिक होता है राइस वाटरी स्टूल, चावल के पानी जैसा पैखाना। इसमें डिहाइड्रेशन की, शरीर में पानी की मात्रा कम होने की बहुत चांस होते हैं। इसकी वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल टाइप की होती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसमें बुखार वगैरह नहीं आता है, पेट में दर्द भी नहीं होता है, लेकिन हाथ पैरों में दर्द हो सकता है क्योंकि जब शरीर का पानी ख़त्म होता है, कम होता है, तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा बंदा शॉक में हो सकता है, शॉक का मतलब कि ब्लड प्रेशर बहुत ही नीचे है, कई बार रिकॉर्डेबल भी नहीं होगा, और यूरिन की कमी हो जाना क्योंकि शरीर में पानी नहीं है। ई कोलाई से होने वाले डायरिया में वाटरी स्टूल होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन थोड़ी बहुत होती है, बुखार भी नहीं होता है, लेकिन पेट में दर्द हो सकता है। रोटावायरस डायरिया इंसिडियस ऑनसेट, मतलब पहले थोड़ा फिर बढ़ जाता है। इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, डायरिया दस्त लगने के पहले बुखार खांसी आ सकती है, और
उल्टी भी आ सकती है पहले, डायरिया होने के पहले। इसमें जो स्टूल है, दस्त हैं, वो पानी जैसे होते हैं या सेमी लिक्विड होते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन इसमें माइल्ड से लेके मॉडरेट तक हो सकती है, और अगर नहीं ध्यान रखा गया छोटे बच्चे में तो बहुत सिवियर भी हो सकती है, काफ़ी बढ़ सकती है और बच्चे की जान भी लेके जा सकती है। हल्का शिगला से अगर डायरिया है तो बार बार थोड़ा थोड़ा सा स्टूल आता है, लेकिन इसमें खून और आंव हो सकती है। इसमें थोड़े से लेके बहुत ऊंचा बुखार हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज बुखार हो सकता है। पेट में दर्द काफ़ी होता है, मरोड़े उठती हैं, और टेनिस नाम की चीज़ होती है, मतलब जब आप पॉटी करने जाते हैं तो एनस के आसपास दर्द होता है हर बार। डिहाइड्रेशन की इसमें इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं। अमीबाइसिस की वजह से हुए दस्तों में काफ़ी बड़ा बल्कि स्टूल आता है और उसमें काफ़ी भयानक बदबू आती है, और इसके अलावा आपके स्टूल में म्यूकस या ब्लड आ सकता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, इसमें मरोड़ उठती है, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है। लैब डायग्नोसिस करने के लिए जो नीचे दिए गए तरीके हैं इनका इस्तेमाल हो सकता है अगर आपको ज़रूरत है तो। दस्त की शिकायत लेके कोई आता है तो हमें ये देखना होता है कि उसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, तो वो कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन की तरफ इशारा करते हैं। वो और चीज़ों में भी हो सकते हैं लेकिन डिहाइड्रेशन में भी हो सकते हैं। एक बच्चा जो डिहाइड्रेटेड है, माइल्ड है, तो वो इरिटेबल होगा और पानी मांगेगा, आपसे पानी पिएगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन अगर है तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा और बहुत प्यासा होगा, पानी छीन छीन के पिएगा आपसे। सीवियर डिहाइड्रेशन में यही बच्चा ड्राउजी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। एंटीरियर फॉन्टेनेल, ये छोटे बच्चे के सिर में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, आपने देखा होगा, उसको एंटीरियर फॉन्टेनेल कहते हैं, आगे की तरफ होता है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में ये नॉर्मल लगता है जैसे और बच्चों में होता है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ये आपको थोड़ा सा पिचका हुआ दिखता है, आप इसमें देख सकते हैं फोटो में, और सीवियर डिहाइड्रेशन में इससे ज़्यादा पिचका हुआ होता है नीचे की तरफ। बच्चे की आंखें देखेंगे तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में वो नॉर्मल दिखेंगी, जबकि मॉडरेट डिहाइड्रेशन में थोड़ी सी अंदर की तरफ घुसी हुई धसी हुई दिखेंगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन में भी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई दिखेंगी। बच्चे की जीभ नॉर्मल और वेट होती है माइल्ड डिहाइड्रेशन में, जबकि मॉडरेट डिहाइड्रेशन में सूखी सूखी सी जीभ लगेगी, और सीवियर डिहाइड्रेशन में इतनी सूखी होगी कि लगेगा कि भुरभुरी है। फिर स्किन पिंच एक टेस्ट होता है। स्किन पिंच जब आप करते हैं तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में वो एकदम से वापस चला जाता है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में वो 2 सेकेंड का टाइम लेके जाता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन में 2 सेकेंड या उससे ज़्यादा का टाइम लेके जाता है। फिर बच्चे की ब्रीदिंग, माइल्ड डिहाइड्रेशन में ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन में थोड़ा तेज बच्चा ब्रीथ कर रहा होता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन में बहुत तेज ब्रीदिंग हो सकती है या कुछ स्मॉल ब्रीदिंग हो सकती है। जब पल्स देखोगे, नाड़ी देखोगे, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में नाड़ी नॉर्मल फील होती है, पल्स। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में थोड़ी तेज होती है और वीक होती है क्योंकि वॉल्यूम कम होती है। सीवियर डिहाइड्रेशन में इतनी तेज होती है और वॉल्यूम इतनी कम होती है कि हम उसे थ्रेडी पल्स बोलते हैं। फिर बच्चे ने पेशाब पास किया कि नहीं किया। माइल्ड डिहाइड्रेशन में नॉर्मल पेशाब आता है बच्चे को, यूरिन आउटपुट नॉर्मल होता है, जबकि मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ज़्यादा गहरे रंग का पेशाब आता है, और सीवियर डिहाइड्रेशन में या तो बहुत कम आता है या पिछले 12 घंटे में किया ही नहीं होता है उससे, क्योंकि पानी की इतनी कमी है बॉडी में। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो 5% से कम जो वज़न है बच्चे का वो लॉस हुआ है पानी के रूप में। मॉडरेट डिहाइड्रेशन अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब कि बच्चे को जो वज़न है उसका 10% लॉस हो चुका है पानी के रूप में। और सीवियर